शादी का स्टेज सजा हुआ था। भारी संख्या में घराती बाराती जुटे हुए थे। दूल्हा ऑलरेडी स्टेज पर था और जो दुल्हन है स्टेज पर पहुंचती है और अपने पति के लिए आरती उतारती है। उसके बाद अपने होने वाले पति के गले में जयमाला पहनाती है। उसके बाद जो पति है अपने होने वाली पत्नी के गले में जयमाला पहनाने के बाद उसे किस कर लेता है, यानी चुम्बन कर लेता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से बवाल होता है कि कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और कुछ लोग थाने पहुंच जाते हैं। ट्विस्ट तो तब आता है जब भोर के टाइम में जो लड़की है अपने बचपन के प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप भी सुनोगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में हापुड़ एक जिला लगता है और यहीं पर अशोक नगर एक जगह है, वहीं पर सुभाष मोहल्ला लगता है। इसी मोहल्ले में एक करण सिंह नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 65 साल होती है। उनकी पत्नी गौरवी सिंह जिसकी उम्र 63 साल। करण सिंह जो है इनके 2 बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा है नरेश सिंह जिसकी पत्नी का नाम कविता सिंह होता है। छोटा बेटा नेपाल सिंह जिसकी पत्नी मंजू सिंह होती है। जो नेपाल सिंह हैं अपने 2 बच्चों के साथ करचना गांव में रहते हैं और जो नरेश सिंह हैं अपनी 2 बेटी एक बेटे के साथ सुभाष नगर में रहा करते हैं। नरेश सिंह जो कि अशोक नगर के सुभाष नगर मोहल्ले में रहते हैं। नरेश सिंह की 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम प्रियंका होता है जिसकी उम्र 22 साल। छोटी बेटी जिसका नाम सविता होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है। प्रियंका बड़ी बेटी जो कि अभी बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही होती है। सविता छोटी बेटी जो कि अभी बीए फर्स्ट ईयर में है। बेटा सर्वेश है। तीनों पढ़ाई लिखाई करते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई का माहौल है। नरेश सिंह सोचते हैं कि मेरी बेटियां जो हैं वो पढ़े लिखेंगी, आगे चल करके कुछ करेंगी और बेटा भी पढ़े लिखेगा। समय जो है अच्छे से बीत रहा होता है। कहानी की शुरुआत होती है 5 साल पहले। जो सविता और प्रियंका दोनों पढ़ाई कर रही होती हैं अपने स्कूल में। जो सविता है वो 9वीं का पेपर देती है। पेपर चल रहा होता है, वो पेपर देने जाया करती थी। पहला पेपर हो जाता है सविता का और जैसे ही दूसरा पेपर आता है वो अपने साइकिल से निकलती है स्कूल के लिए। स्कूल जो है लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है घर से और उसकी जो है साइकिल जो खराब हो जाती है, उसकी चैन खराब हो जाती है। अपनी साइकिल को एक दुकान पे रख देती है और सोचती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे स्कूल तक पहुंचा दे। तभी एक लड़का अपनी साइकिल से आ रहा होता है जिसका नाम दिव्यांशु होता है। दिव्यांशु सिंह सविता के गांव का ही रहने वाला होता है और जैसे ही, क्योंकि जो दिव्यांशु होता है ये भी कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रहा होता है और जैसे ही सविता को देखता है बोलता है सविता तुम पैदल कैसे हो गई। तो सविता बताती है कि मेरी साइकिल जो है वो खराब हो चुकी है, मुझे भी स्कूल तक लेते चलो। अब दिव्यांशु सिंह सविता को अपने साइकिल में पीछे बैठा लेता है और स्कूल तक ले जाता है। दोनों बातचीत करते हुए जाते हैं और फिर पेपर होता है। फिर दोनों साथ में आते हैं क्योंकि दोनों का साथ में पेपर होता है। अब दोनों जो है एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब एक दूसरे से बातचीत करने का जो सिलसिला है धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। बातचीत करते जाते हैं। स्कूल साथ जाया करते थे, साथ घर आया करते थे। किसी को डाउट भी नहीं होता था क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले, एक ही कास्ट के थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब इनकी जो दोस्ती है धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाया करते थे। कभी स्कूल के लिए निकलते तो कहीं घूमने निकल जाया करते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। यानी दिव्यांशु जो है और सविता दोनों एक दूसरे के बहुत ही गहरे प्रेमी दोस्त हो जाते हैं। जब समय बीतता है 2024 आ जाता है
जो नरेश सिंह होते हैं सोचते हैं कि अपनी बड़ी बेटी प्रियंका का कहीं अच्छे जगह शादी कर दूंगा, और शादी के तलाश में निकलते हैं, अलग अलग जगहों पे ढूंढते हैं। तभी बुलंदशहर में गुलावरी एक जगह लगता है, और वहीं पर जो प्रियंका है उसके लिए एक अच्छा सा वर मिलता है और शादी तय हो जाती है। इधर मई 2024 में शादी सेट हो जाती है, शादियां की तैयारियां होने लगती हैं। तभी इधर जो सविता है ये भी दिव्यांशु से बोली थी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगी। दिव्यांशु भी वादा कर लिया था कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगा। दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लिए थे। तभी जो सविता है अपने माँ से बोलती है कि माँ, मैं भी दिव्यांशु के साथ शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही माँ सुनती है वो भी गुस्सा हो जाती है कि तुम गांव में ही यही लड़का तुम्हें बचा रह गया शादी करने के लिए, जो कहा ऐसा कभी दोबारा कहना मत। लेकिन जो सविता है ये अपने माँ से जिद करती है और बोलती है, माँ मैं दिव्यांशु के साथ ही रहूंगी, वरना इस दुनिया में ही नहीं रहूंगी। और जब माँ इस तरीके से सुनती है तो बोलती है, ठीक है तुम्हारे पापा से मैं बात करती हूँ। और जो सविता की माँ है नरेश सिंह से बोलती है, तो नरेश सिंह जैसे सुनते हैं पहले तो गुस्सा होते हैं और फिर सोचते हैं कि ठीक है अगर उसकी इच्छा है तो मैं शादी वहीं करूंगा दिव्यांशु से ही, क्योंकि दिव्यांशु भी अच्छा लड़का था, अच्छा खासा पढ़ाई भी कर रहा था, तेज तर्राक था, उसके पास जमीन थी, धन दौलत था। तो नरेश सिंह सोचते हैं कि ठीक है मैं शादी वहीं कर दूंगा, जैसी उसकी इच्छा है वैसा ही हम भी कर लेंगे। और उन्हें भी जिद हो जाता है और बोलते हैं कि चलो मैं अपने बड़े बेटी की साथ में ही छोटी बेटी का भी शादी कर दूंगा। अब जो नरेश सिंह है दिव्यांशु के पिता मान सिंह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए मैं आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। और दिव्यांशु भी अपने पिता मान सिंह से बोला था कि मैं सविता से शादी करना चाहता हूँ। आखिरकार दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं और शादी तय हो जाती है। 19 मई 2024 को बारात आना था नरेश सिंह के घर पे। एक बारात नहीं बल्कि दो दो बारात, एक तो प्रियंका की बारात और दूसरा छोटी बहन सविता की बारात, जो कि उसी गांव से आने वाली थी। इधर जो नरेश सिंह है शादी की तैयारी में जुट जाते हैं और बाकायदे धूमधाम से शादी करने के लिए सोचते हैं कि मेरी दो ही बेटी हैं और दोनों की जब साथ में शादी कर रहा हूं तो क्यों ना अच्छे से व्यवस्था किया जाए। खाना पीना का अच्छा व्यवस्था करते हैं, जयमाल का सिस्टम, सब कुछ सही। अब इधर जो दिव्यांशु है ये भी बहुत खुश था, क्योंकि उसके बचपन की एक प्रेमिका जो है सविता, उसके साथ शादी हो रही थी। और सविता भी इधर बहुत खुश थी क्योंकि उसके बचपन के प्रेमी के साथ उसकी शादी हो रही थी। धूमधाम से बारात आती है और उधर प्रियंका की भी बारात आती है धूमधाम से। आखिरकार दोनों का अलग अलग स्टेज सजता है और प्रियंका का सबसे पहले जयमाल होता है और फिर उन लोगों की शादी बैठ जाती है। इधर जो दिव्यांशु है इसका भी जयमाल का सिस्टम होता है। दिव्यांशु जयमाल पे खड़ा हुआ था। उधर सविता जयमाल लेकर के स्टेज पर जब पहुंचती है तो सबसे पहले अपने पति की आरती उतारती है, उसके बाद पैर छूती है, उसके बाद जो जयमाल है वो अपने पति के गले में डाल देती है। उधर जो दिव्यांशु है वो भी अपनी पत्नी सविता के गले में जयमाला डाल देता है। जयमाला डालने के बाद जो दिव्यांशु है बेहद खुश था, और खुश क्यों ना हो क्योंकि उसके बचपन की प्रेमिका के साथ शादी हो रही थी। दिव्यांशु उसी खुशी में अपनी होने वाली पत्नी सविता के माथे पर चुम्बन कर लेता है। और जैसे ही चुम्बन करता है, नरेश सिंह के जो छोटे भाई नेपाल सिंह होते हैं इस पूरे ये सब चीजें देख रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और इस कदर गुस्सा होते हैं कि फौरन बोल देते हैं कि ये कोई दिल्ली और नोएडा नहीं है, ये मेरा गांव है, और यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी भतीजी को तुमने चुम्बन कर लिया। और जैसे ही नेपाल सिंह इस तरीके की बातें बोलते हैं, उधर से मान सिंह भी बोल बैठते हैं कि तुमने मेरे बेटे को इस तरीके से कैसे बोल दिया, क्योंकि गांव के ही थे, पुरानी रंजिशें भी थी, तो दोनों में बहस छिड़ जाती है। बहस इस कदर कि जो नेपाल सिंह होते हैं ये फौरन डंडा लेकर आ जाते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और जब एक लोग मारते हैं तो उधर से भी डंडे उठने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग कुर्सियों से, कुछ लोग डंडों से एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते काफी संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ तक बवाल बढ़ जाती है
तभी आसपास के कुछ लोग होते हैं जो कि मौके पर पुलिस को फोन कर देते हैं। 112 नंबर फौरन अपने टीम के साथ पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कई लोग जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। पुलिस वाले एम्बुलेंस को बुलाते हैं और देखते ही देखते मतलब कई लोग, दर्जनों लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दर्जनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके थाने लेकर जाती है। एक तरफ एक शादी बैठी हुई थी, बारात चल रही थी, एक तरफ इधर बवाल हो रहा था। धीरे धीरे पुलिस जो है पूरे मामला को शांत कराती है और जो घरात मालिक थे नरेश सिंह, ये भी बोलते हैं कि मेरे जो भाई मेरा है नेपाल सिंह, इसका अपमान हुआ है, मैं अपनी बेटी का शादी यहाँ पर नहीं करूंगा। और फौरन जो भी बाराती होते हैं उनको भगा देते हैं और जितने भी बाराती होते हैं, दिव्यांश इतना खुश था, दिव्यांशु अपने बाराती अपने पिता के साथ अपने घर वापस लौट जाता है। यानी जो छोटी बेटी है सविता, इसकी शादी नहीं होती है और दिव्यांशु अपने पूरे परिजन अपने बारातियों के साथ अपने घर वापस लौट आता है। अब इधर जो सविता है ये भी रो रही होती है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं करूं तो करूं क्या। उधर जो दिव्यांशु है उसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि दिव्यांशु के जो अपने ही परिजन कुछ हॉस्पिटल में थे और कुछ थाने, सविता जो है इसके भी कुछ अपने ही परिजन कुछ थाने में है, कुछ हॉस्पिटल में है और कुछ ऐसे जो संबंधी सगे संबंधी हैं वो एक तरफ शादी भी करा रहे हैं, सोच रहे हैं भला एक बेटी का तो ननसा है वो तो शादी हो जाए। यानी धीरे धीरे रात बीत रही है, पूरी रात पहाड़ जैसी हो गई है। इधर जो सविता है ये अपने बचपन के प्रेमी यानी दिव्यांशु के पास फोन लगाती है और बोलती है कि दिव्यांशु, हमारा बचपन का प्यार क्या ऐसे ही छूट जाएगा? क्या हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? क्या हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे? तो दिव्यांशु बोलता है कि तुम्हारे चाचा जो हैं अपने बचपन का कुछ ऐसा बदला लेने के लिए हम लोगों के साथ ऐसा किए हैं, लेकिन वो भले किए हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। दिव्यांशु बोलता है कि सविता, अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो, अगर दिल से प्यार करती हो, तो मैं एक बात बोल रहा हूं उसे तुम मानो। सविता बोलती है कि दिव्यांशु, तुम बोलो क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकती हूँ। तो दिव्यांशु बोलता है अगर तुम मेरे लिए कर सकती हो तो तुम जितना पहनी हुई हो, यानी लहंगा में चुनरी में थी सविता, और दिव्यांशु बोलता है कि तुम जिस हालत में हो उसी हालत में अपने घर से पीछे निकलो और मैं 4 चक्का वाहन लेकर के आ रहा हूं। आखिरकार सविता अपने जोड़ी जो भी पहनी हुई थी उसी में घर से बाहर निकलती है, पीछे से बाहर निकलने के बहाने, और उधर दिव्यांशु गाड़ी लेकर आता है और सविता को बैठाता है और अपने घर ले जाता है और पंडित बुलाता है और अपने कुछ सगे संबंधियों के साथ उस सविता के साथ शादी रचाता है। शादी रचाने के बाद जैसे ही नरेश सिंह को पता चलता है कि मेरी बेटी घर से भाग गई है और उधर शादी कर ली है, वो आग बबूला हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा भाई नेपाल सिंह भले माफ कर दे लेकिन मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा, मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। आखिरकार सविता अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है, उसकी शादी हो जाती है और जो दिव्यांशु है अपनी पत्नी को मतलब सुबह शादी करता है और शाम टाइम में हनीमून के लिए। अब नरेश सिंह थाने पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को भगा कर ले गया है और एफआईआर दर्ज करिए। पुलिस भी एफआईआर नहीं दर्ज करती है, बोलती है कि तुम लोगों ने गलत किया है, उसने अपने पत्नी होने वाली पत्नी के माथे में अगर चुम्बन कर लिया तो कौन सी गलती कर दी? तुम लोगों ने अपनी वसूलों की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, अगर बेटी अपने होने वाले पति के साथ चली गई तो इसमें गलत क्या की है? आखिरकार पुलिस भी एफआईआर नहीं दर्ज करती है। अभी कुछ लोग सलाखों के पीछे हैं लेकिन पुलिस का कहना है कि हम छोड़ देंगे जैसे ही माहौल ठंडा हो जाता है। बाकी इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आप अपनी राय जरूर देना इस कहानी में। चलिए आज की कमेंट की ओर चलते हैं। तो नरेंद्र सिंह हैं जो कि बोलते हैं वेरी ब्यूटीफुल आपकी वीडियो है, और ये इटावा उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। चंद्रभान पाल जी हैं जो कि रसूलाबाद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। नंदलाल पाल जी हैं जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। मोहित पाल जी हैं जो कि उन्नाव से रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार जी हैं जो कि द्वारिका से हैं, बोलते हैं कि दिल्ली से हूँ, द्वारिका से। युवराज हैं जो कि जौनपुर से रहने वाले हैं। सुजीत राय हैं जो कि महाराष्ट्र मुंबई से रहने वाले हैं। सुरेश पांडे जी हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।